अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 24 फरवरी 2023। विषय है रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के आसार कम। जब पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब सभी को यह लग रहा था कि बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा और रूस को जीत हासिल हो जाएगी। ऐसा सोचना स्वाभाविक भी था, क्योंकि दोनों देशों की सैन्य क्षमता में भारी अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के लोगों और सेना ने बहुत हिम्मत दिखाई तथा वे रूस के विरुद्ध अभी भी डटे हुए हैं। यूक्रेन को नाटो के देशों से लगातार मदद मिलती रही है। यह लड़ाई मुख्य रूप से यूक्रेन के उन्हीं इलाकों में चल रही है जहां अधिकतर रूसी मूल के और रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों को रूस ने अपना इलाका घोषित करते हुए अपने में मिला लिया है। ये क्षेत्र यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से हैं। रूस ने क्रीमिया को कई साल पहले ही अपने में मिला लिया था। नाटो समूह की भी लगातार कोशिश यह रही है कि भले ही वे यूक्रेन को सैनिक मदद देते रहें, लेकिन उनका और रूस का सीधा टकराव न हो जाए। नाटो की यह मदद आगे भी जारी रहेगी। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन का दौरा किया है। पश्चिम के विभिन्न नेता भी यूक्रेन जाते रहे हैं तथा यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अनेक देशों की यात्रा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन यात्रा के दौरान $500 मिलियन की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि आगे भी यूक्रेन को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। इस यात्रा के दौरान वे पोलैंड भी गए, जहां उन्होंने कहा कि अगर रूस को रोका नहीं गया तो संभव है कि वह यूक्रेन के बाद पोलैंड पर भी हमला कर दे। इसलिए पोलैंड को यूक्रेन की ओर अधिक मदद करनी चाहिए। इस तरह जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, पूर्वी और मध्य यूरोप में, वे भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। पिछले वर्ष अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत के बाद ऐसी आशंका थी कि अमेरिका पहले की तरह यूक्रेन की मदद नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल में हुए म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पश्चिमी देशों के बीच बात उठी कि यूक्रेन को पूरी मदद की जानी चाहिए, तो वहां आए रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी इसका पूरा समर्थन किया। इससे राष्ट्रपति बाइडेन को भी हौसला मिला तथा यूक्रेन की मदद से उन्हें घरेलू राजनीति में भी फायदा मिल सकता है। इस युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस को विश्व समुदाय में अलग थलग करने की कोशिश की और इसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन रूस के तेल और गैस के कारोबार को रोका नहीं जा सका। अमेरिका अरब के तेल उत्पादक देशों में को तेल के बदले डॉलर में ही कारोबार करता रहा है, जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है। इससे उन देशों को भी सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती थी। इस बार जब अमेरिका ने अरब के देशों से यूरोप को तेल और गैस देने का अनुरोध किया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन देशों को अब इनकी गारंटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह गारंटी अब चीन मुहैया कराने के लिए तैयार है। हालांकि चीन ने निकटता के बावजूद रूस को अब तक सीधे तौर पर मदद नहीं दी है, पर
अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि स्थिति बदल रही है। हाल ही में चीन के शीर्षस्थ कूटनीतिक और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी ने रूस का दौरा किया है। वे म्यूनिख सम्मेलन में भी गए थे। कुछ दिनों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस यात्रा संभावित है। ऐसे में स्थिति बदल सकती है, लेकिन चीन ने मध्य पूर्व के देशों को सुरक्षा का आश्वासन जरूर दे दिया है। इससे निश्चित ही अमेरिका को एक धक्का तो लगा ही है। दूसरा धक्का जो अमेरिका को लगा है वह नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से संबंधित है। इसी पाइपलाइन से रूस का तेल व गैस जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों को भेजा जाता था। ऐसी रिपोर्ट है कि इस पाइपलाइन को अमेरिका ने ही बम से नष्ट किया है। इससे यूरोप के देशों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि अमेरिका उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि वह हथियार और ऊर्जा स्रोत बेच कर अपने हित साध रहा है। जाहिर है कि अगर वे यूरोप को गैस मुहैया कराएंगे तो बाजार के हिसाब से उनके दाम भी वसूलेंगे। इस तरह से अभी अगर किसी को फायदा होता नजर आ रहा है तो वह अमेरिका है। नाटो के देशों में नॉर्वे जैसे 1-2 देशों को लाभ है, पर सभी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी ओर चीन ने समझदारी से काम लेते हुए रूस को सीधी मदद नहीं की है, क्योंकि वह एशिया के देशों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि यह यूरोप का युद्ध है तो यूरोप तक ही सीमित रहे। एशिया को उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चीन को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी एशिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वह भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। निश्चित रूप से भारत, चीन और यूरोप के देश इस युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो देश इस लड़ाई में शामिल हैं वे पहले शांति के लिए आगे बढ़ें। जर्मनी और फ्रांस के शासन प्रमुख भारत आने वाले हैं। अगर वे कोई ठोस प्रस्ताव रखते हैं तो भारत उस पर विचार करेगा, लेकिन अगर वे केवल ये चाहेंगे कि भारत भी रूस पर प्रतिबंध लगा दे और महंगे दाम पर तेल और गैस खरीदे तो उससे काम नहीं बनेगा। हम 80% तेल और गैस बाहर से खरीदते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अधिक दाम देकर परेशानी उठाएं। जहां तक युद्ध की बात है तो ऐसा लगता है कि यह इसी तरह से अभी आगे भी जारी रहेगा और इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। हालांकि रूस ने अभी एक आक्रामक मोहरा चल दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्टार्ट समझौते पर अमेरिका के साथ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों और लंबी दूरी के मिसाइलों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान होता है। इससे यह पता चलता है कि कितने मिसाइल और परमाणु हथियार तैनात हैं तथा कितने भंडार में हैं। राष्ट्रपति पुतिन अपने संबोधन में जिस प्रकार से पश्चिम पर आरोप लगाया है, उससे लगता है कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास की खाई बहुत बढ़ गई है। अब यह देखना है कि इस पर अमेरिका का क्या रुख होता है। अगला विषय है आदर्श बनता भारत। बीते कुछ वर्षों में भारत की कई उपलब्धियों में
उपलब्धियों ने वैश्विक समुदाय को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया है, चाहे वह अर्थव्यवस्था का विकास हो, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार हो या महामारी पर सफल नियंत्रण हो। अनेक राजनेताओं, संस्थानों तथा विद्वानों ने समय समय पर भारत की प्रशंसा की है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में एक माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और अनेक विश्वव्यापी कल्याण परियोजनाओं के सूत्रधार बिल गेट्स ने कहा है कि भारत ने भविष्य के लिए आशा का संचार किया है तथा यह सिद्ध किया है कि कई समस्याओं से ग्रस्त विश्व के लिए अनेक समाधान एक साथ उपलब्ध कराया जा सका है। लेख में उन्होंने लिखा है कि अक्सर कहा जाता है कि वैश्विक समस्याओं के एक साथ समाधान के लिए ना तो पर्याप्त समय है और ना ही समुचित धन, लेकिन भारत ने ऐसी मान्यताओं को गलत साबित किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते उत्पादन तथा जलवायु संकट से निपटने के लिए हो रहे प्रयासों के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए अन्य देशों को सीख लेने की सलाह दे चुके हैं। कोरोना महामारी के दौर में भारत ने जिस धैर्य के साथ चुनौती का सामना किया तथा दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को चलाया, उसकी प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अनेक बार कर चुके हैं। बिल गेट्स लंबे समय से भारत में कई पहलों के साथ संबंध रहे हैं, इसलिए उनके निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने रेखांकित किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश होने के नाते यहाँ समाधान का स्तर भी व्यापक होना आवश्यक है। भारत ने बार बार अपनी क्षमता को साबित किया है। गेट्स ने पोलियो उन्मूलन, HIV संक्रमण को नीचे लाने, गरीबी कम करने, शिशु मृत्यु दर घटाने, स्वच्छता बढ़ाने तथा वित्तीय सेवाओं में बड़ी संख्या में लोगों के समावेश आदि उपलब्धियों को गिनाया है। वित्तीय सेवा, कृषि अनुसंधान, टीकों को बनाना आदि ऐसे मामले हैं जिनमें भारत वैश्विक स्तर पर समाधान मुहैया कराने के लिए सक्षम है। हर घर तक साफ पानी पहुंचाना हो, शौचालयों का निर्माण हो, डिजिटल तकनीक से गांव-गांव को जोड़ना हो, UPI से खुदरा भुगतान करना हो, लाभार्थियों तक सीधे योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो, भारत तीव्र प्रगति की राह पर है। बहुआयामी विकास और कल्याणकारी योजनाओं का ही परिणाम है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दुनिया में सर्वाधिक है। बिल गेट्स की प्रशंसा भारत को भी प्रेरित करेगी तथा हम समस्याओं से पार पाने में अपने प्रयासों को और गति देने के लिए उत्साहित होंगे। अगला विषय है नंबरों की दौड़ में पीसती प्रतिभाएं। सवेरे सवेरे या देर रात तक स्कूली बच्चे कंधे पर थैला लटकाए इधर से उधर बड़बड़ाते दिख रहे हैं। आखिर उनके बोर्ड से इम्तिहान सिर पर आ गए हैं। कहने को तो CBSE ने नंबर की जगह ग्रेड लागू कर दिया है, लेकिन इससे उस संघर्ष का दायरा और बढ़ गया है जो बच्चों के आगे के एडमिशन, भविष्य या जीवन को तय करता है। दुनिया क्या ऐसे ही गलाकाट प्रतिस्पर्धा से चलती है? क्या किसी बच्चे की योग्यता, क्षमता और बुद्धिमत्ता का तकाजा महज अंकों का प्रतिशत ही है? वह भी उस परीक्षा प्रणाली में है
प्रणाली में, जिसकी स्वयं की योग्यता संदेहों से घिरी हुई है। यह सरासर नकारात्मक सोच है, जिसके चलते बच्चों में आत्महत्या, पर्चे बनने खरीदने की प्रवृत्ति, नकल व झूठ का सहारा लेना जैसे बुरी आदतें बढ़ रही हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस नंबर दौड़ में गुम हो गया है। छोटी कक्षाओं में सीखने की प्रक्रिया के लगातार नीरस होते जाने व बच्चों पर पढ़ाई के बढ़ते बोझ को कम करने के इरादे से मार्च 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 8 शिक्षाविदों की एक समिति बनाई थी, जिसके प्रमुख प्रोफेसर यशपाल थे। समिति ने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसमें साफ लिखा गया था कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से अधिक बुरा है न समझ पाने का बोझ। सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और एक बारगी लगा कि उन्हें लागू करने की कोशिश भी हो रही है। 2 साल पहले आई नई शिक्षा नीति में भी बच्चों के कौशल के मूल्यांकन पर कई बातें हैं, पर फिलहाल वे जमीन पर उतरती नहीं दिखती। चूँकि परीक्षा का वर्तमान स्वरूप आनंददायक शिक्षा के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है, अतः इसके स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसके विपरीत बीते 1 दशक में कक्षा में अव्वल आने की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में न जाने कितने बच्चे कुंठा का शिकार हो मौत को गले लगा चुके हैं। समिति की दूसरी सिफारिश पाठ्यपुस्तक लेखन में शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाकर उसे विकेंद्रित करनी थी। नवाचार के लिए बढ़ावा देने की बात भी रपट में थी। अब प्राइवेट स्कूलों को अपनी किताबें चुनने का हक तो मिल गया है, लेकिन यह अच्छा व्यापार बनकर बच्चों के शोषण का जरिया बन गया है। पब्लिक स्कूल अधिक मुनाफा की फिराक में बच्चों का बस्ता भारी करते जा रहे हैं। पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति मानने व उन्हें रोज घर ले जाने की जगह स्कूल में ही रखने के सुझाव न जाने कहाँ गुम हो गए। परीक्षा व परिणामों ने एक भयावह सपने अनिश्चितता की जननी व बच्चों के नैसर्गिक विकास में बाधा का स्वरूप ले लिया है। कहने को तो अंक सूची पर प्रथम श्रेणी दर्ज है, लेकिन उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों ने भी शर्तों की बाधा खड़ी कर दी है। सवाल यह है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? परीक्षा में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना, विषयों की व्यवहारिक जानकारी देना, या फिर एक अदद नौकरी पाने की कवायद? निचली कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और अन्य कई योजनाएं संचालित हैं। सरकार हर साल अपनी रिपोर्ट में ड्रॉप आउट की बढ़ती संख्या पर चिंता जताती है, लेकिन कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि पसंद के विषय या संस्था में प्रवेश न मिलने से कितनी प्रतिभाएं कुचल दी गई हैं। MA और BA की डिग्री पाने वालों में कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी पसंद के विषय पढ़े हैं? नई शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज से यह ध्वनि निकलती थी कि अवसरों की समानता दिलाने तथा खाई कम करने बुनियादी परिवर्तन से शिक्षा में बदलाव आएगा। दस्तावेज में भी शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करते हुए स्रोतों की बात आ गई है।
उसमें बार बार आय व्यय तथा बजट की ओर इशारे हैं। इससे सहज ही प्रश्न उठता है कि आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करते समय ही शिक्षा के परिवर्तनशील ढांचे पर विचार हो जाएगा। सारांश यह है कि आर्थिक ढांचा पहले तय होगा, उसके बाद शिक्षा का। आज़ादी के बाद शिक्षा में इतने प्रयोग हुए कि आम आदमी लगातार कुंद दिमाग होता गया। एनसीईआरटी शिक्षा व परीक्षा व्यवस्था बदलने के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन इस साल की प्रतिभाएं तो नंबरों की होड़ में होम हो गई हैं। गौरतलब है कि कक्षा 12 की जिस परीक्षा को योग्यता का प्रमाण पत्र माना जा रहा है, उसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले कागज का महज एक टुकड़ा मानते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि किसी भी कोर्स में दाखिला लेना हो तो एक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। वह प्रमाण पत्र बच्चे की उच्च शिक्षा की गारंटी भी नहीं लेता। अनुमान है कि हर साल हायर सेकेंडरी यानी राज्य या केंद्रीय बोर्ड से पास करने वाले 40% बच्चे आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। पूरी परीक्षा की प्रक्रिया और नतीजों को बच्चों के नज़रिए से तौलने परखने का वक्त आ गया है। खबर देश दुनिया से। यूक्रेन युद्ध और अमेरिका के निहितार्थ। रूस यूक्रेन युद्ध से जो बात सामने आई है वह यह कि अमेरिका अपने हित के लिए अपने एक तथाकथित सहयोगी को शहीद करने को तैयार है। यूरोप से उसके दो हित सधते हैं। एक के बारे में उसने यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही खुलकर कहा था। व्हाइट हाउस की एक विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर रूस को इतना कमज़ोर कर देगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। युद्ध भड़काने का यही अमेरिका का पहला उद्देश्य था। इसके लिए उसने यूक्रेन में निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने और 2014 में अमेरिका समर्थक सरकार को बिठाने के साथ प्रक्रिया शुरू की। उसी समय से नाटो के माध्यम से अमेरिका यूक्रेन में इस तरह की सशस्त्र और सैन्य क्षमता विकसित करने में जुट गया जो लंबे समय तक रूस से लड़ने में सक्षम हो, बिना इस बात की चिंता किए कि इससे यूक्रेन को बड़ी हानि होगी। दरअसल अमेरिका का मुख्य उद्देश्य अपना वर्चस्व बनाए रखना है। वह किसी अन्य देश को महाशक्ति के तौर पर सहन नहीं कर सकता है। अपने पहले लक्ष्य के साथ उसने अपने दूसरे लक्ष्य यूरोप को कमज़ोर करने, रूस से ऊर्जा व खनिज संसाधनों और पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक बिजली घरों से संघर्ष तोड़ने को भी सफलतापूर्वक पा लिया है। यूरोप रूस के सभी संसाधनों से अब पूरी तरह कट चुका है तथा ऊर्जा संसाधनों के लिए विशेष रूप से अमेरिका पर निर्भर हो गया है। इससे यूरोप का बजट और लोगों के खर्चे में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूरोप में बड़े पैमाने पर, विशेषकर पोलैंड में, अपने सैन्य बलों को भी बढ़ा दिया है।
यूरोप अब पूरी तरह से अमेरिका के सैन्य नियंत्रण में है। अब है आपके पत्र से। नशे से जाति जाने। दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति की मौत धूम्रपान से होती है। इसके बावजूद देश का हर तीसरा चौथा व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है। सरकारी अनुमान के मुताबिक भारत में हर रोज लाखों युवा तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें करीब 35% किशोर हैं। एक सिगरेट पीने से जिंदगी के 11 मिनट कम हो जाते हैं। साथ ही कैंसर, अस्थमा समेत कई बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए सरकार को इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि एक स्वस्थ देश का निर्माण हो सके। अगला विषय है प्रशंसनीय प्रयास। आए दिन शहर में आत्महत्या की घटनाएं देखने सुनने में आती हैं। जमशेदपुर के परसुडी की ऐसी ही एक मार्मिक घटना 22 फरवरी को प्रभात खबर में प्रकाशित हुई। यह बेहद प्रशंसनीय है कि प्रभात खबर ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए न केवल इस समाचार को प्रकाशित किया, बल्कि अपना कर्तव्य निभाते हुए लोगों से अपील भी कर डाली। यह अपील जीवन को बेहतर ढंग से जीने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। इस सकारात्मक अपील के लिए प्रभात खबर की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। अगला है कुछ अलग विषय है बदलता रूप रुपये का। दुनिया में जहां सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप धारण करता जा रहा है, बेचारा रुपया कागज के नोट और धातु से बने सिक्कों के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा है। एक दिन रुपया ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे माता, सब कुछ अब डिजिटल रूप में आ गया है। एक मैं ही हूँ जो आज भी पुराने युग में जी रहा हूँ। माता, मुझे भी डिजिटल कर दो, मेरा भी रूप बदल दो। लोग कहते हैं जब मैं डिजिटल हो जाऊंगा तो मेरा कोई डुप्लीकेट नहीं बना पाएगा, जाली नोट बाजार में नहीं रहेगा। लोग मेरे ऊपर तरह तरह के लांछन लगाते हैं। लक्ष्मी चंचला है, इधर उधर घूमती रहती हैं, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। मैंने कहा, मुझे तुम लोग तो सुनते ही आए हो, लक्ष्मी चंचला है। आज इसके घर है, कल दूसरे घर चली जाएगी। जब कोई विदेश जाता है तो वहाँ की सुख सुविधाओं को छोड़कर आने में उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। मैं भी तो मुद्रा ठहरा। विदेशी मुद्रा कमाने की होड़ में कभी कभी मैं लुढ़क जाता हूँ। पर एक बात सुन लो, लोगों को रुपये के लिए जितना लुढ़कते देखा है, उतना तो मैं भी कभी विदेशी मुद्रा के आगे नहीं लुढ़का। बिगड़ा काम बनाने की क्षमता रखता हूँ और मुझे पाकर लोग बिगड़ेल भी हो जाते हैं। पर मैं दल बदलू नहीं हूँ, जिसके पास रहता हूँ उसी का होकर रहता हूँ। जब उसके हाथ से निकल जाता हूँ तब फिर किसी और को हो जाता हूँ। आप लोगों ने तो मुझ पर रंगभेद का आरोप लगा दिया। कहीं कहीं मुझे 1 नंबर और 2 नंबर से भी संबोधित करते हैं। जिस तरह परीक्षा में सभी प्रश्नों का मान बराबर होता है, उसी प्रकार रुपया चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर का, उसकी क्रय शक्ति नहीं बदलती है। हाँ, यह बात अलग है कि 2 नंबर का पैसा दोनों हाथों से पानी की तरह खर्च किया जाता है और 1 नंबर
का कसी मुट्ठी से। कुछ लोग कहते हैं कि वाइट में चाहिए, ब्लैक में नहीं चलेगा। ब्लैक मनी वालों के यहाँ आयकर का छापा पड़ता है और बेचारा वाइट मनी वाला अपनी धवल छवि को बचाने में त्रस्त रहता है। रुपया जब डिजिटल हो जाएगा तो बारात में लोग नोट नहीं उड़ा पाएंगे, बेचारे बैंड बाजे वाले नोट के लिए तरस जाएंगे। ऐसे में उनके हाथ में QR कोड की तख्ती रहेगी जो इनाम बख्शी देता है, इसी QR कोड से दें। रुपया बदलकर डिजिटल हो जाए, ई रुपया कहलाए, बैंक खाता में रहे या किसी वॉलेट में, इसके पास होने से व्यक्ति का रूप बदल ही जाता है। पर जब आम आदमी के आय का डिजिट बदलेगा तभी रुपया के डिजिटलीकरण का लाभ आम जनता को महसूस होगा। अगला विषय है मन की शांति। शांति ही मन की प्राकृतिक अवस्था है। शांति ही मन की प्राकृतिक अवस्था है। अपने मन को उसकी प्राकृतिक अवस्था तलाशने की अनुमति देकर आंतरिक विकास की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि भारतीय सभ्यता में समाधि ही मुक्ति की एकमात्र स्थिति है। दूसरी स्थिति वेदांत और योग के ग्रंथों में उद्धृत है, जिसे समाधि के लंबे तथा गहरे अनुभव द्वारा सामने लाया गया है। इसलिए शांत मन यानी समाधि पहले आता है। इसमें कोई एक निश्चित क्रम नहीं है, जैसे पहले कार में प्रवेश करो, फिर चाबी घुमाओ और सही गियर डालो। मन एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, बल्कि यह बहुआयामी है। इसलिए जैसे ही आप शांत मन का अनुभव करते हैं, आप दूसरी ओर रही चीज़ों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इन दूसरी चीज़ों की भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, न ही इन्हें समय सारणी के अनुसार योजना बना कर रखा जा सकता है। ये आकस्मिक अनुभव है जो समय के साथ साथ खुद को, दूसरों को और दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया देते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पहचान और धारणाओं में एक बदलाव होता है। अशांत मन से जुड़ा मैं एक नए क्रमिक और प्रकृति मैं से बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाता है जैसे एक 5 वर्ष के बच्चे का मानसिक बाद में परिपक्व हो जाता है। बदलने और विकसित होने की प्रक्रिया ही आपका वास्तविक पथ है। यदि आप इसके प्रति उत्सुक होते हैं तथा अपने खुद के भीतर झांकने में और रुचि दिखाते हैं, तो आपका उच्चतम रूप आपको आकर्षित करना शुरू कर देता है। एक बार जब यह हो जाता है तो बदलाव की पूरी प्रक्रिया आपको मजबूती प्रदान करने लगती है। पर वर्तमान में वे लोग जिनकी पहचान अशांत मन से जुड़ी है, उनका मन उनसे खेलने लगता है और उन्हें शांति की अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है। एक साधारण सांस संबंधी ध्यान मन और शरीर को आराम देने के लिए प्रभावी हो सकता है, पर इसे और अधिक गंभीर विचार की आवश्यकता है। इस दौरान अपने सांस संबंधी ध्यान का आनंद लें और मन के भटकाव के बारे में परेशान न हो, यह सामान्य बात है। इन्हीं सब विषयों के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।